तो आज का टॉपिक है रिकेट्सियल इन्फेक्शन। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रिकेट्सिया को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि हम इसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकें एंड ऐसे ट्रिक्स एंड ऐसे टिप्स यूज़ करें ताकि हम काफ़ी दिन तक इसे याद रख सकें with the minimum amount of effort. So let's see how it goes. हेलो, आज की स्टोरी है रिकेट्सिया के बारे में। वो बैक्टीरिया जिससे सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स भागते हैं। वो क्या है जो रिकेट्सिया को रिकेट्सिया बनाता है और एक अलग अलग ग्रुप में डालता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिकेट्सिया बैक्टीरिया जो है ये एक ग्राम नेगेटिव कॉकोबैसिलाई होता है और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है। इसको एक लिविंग सेल चाहिए होता है, इसका मशीनरी ये यूटिलाइज करे अपने सर्वाइवल के लिए। दो टर्म्स यहाँ पे आ गए हैं, आ गए। फर्स्ट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है, दूसरा चूंकि आर्टिफिशियल मीडिया में कोई लिविंग सेल्स नहीं होते तो इसलिए ये नॉन कल्चरेबल होता है आर्टिफिशियल मीडिया में। इसको एक सेल लाइन चाहिए अपने कल्चर के लिए। अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए आर्थ्रोपोड वेक्टर की मदद चाहिए इसे। दो तरह से रिकेट्सिया जो है अपने होस्ट को के अंदर एंटर करता है। पहला, इधर ये जा रहा है वाया बाइटिंग, जो कि मेनली टिक्स या माइट्स के थ्रू होता है, और इट कैन बी थ्रू द इनोकुलेशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड फिशीज ऑफ लीस, लाउस और फ्ली। ये दो तरीका है जिससे ये अपने होस्ट के सेल के अंदर या होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है। ये उसके फीचर्स हैं जो मैंने अभी बताया। दिस इज द सेल एंड दिस इज द इंट्रासेलुलर प्रेजेंस ऑफ रिकेट्सिया बैक्टीरिया। मूविंग ऑन, एक ग्लैंड्स की बात की जाए जिसकी वजह से हम सारे रिकेट्सिया बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो ये मेन जो टाइप्स हैं इसके। अब रिकेट्सिया के इतने सारे डिजीजेस हैं कि देख करके कंफ्यूजन हो जाता है, बट ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, अगर ये तीन चीजें हम याद कर लें हर डिजीज से रिलेटेड तो हम कभी नहीं भूलेंगे। पहला है वेक्टर, विच वेक्टर इज ट्रांसमिटिंग, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ रैश एंड प्रेजेंस ऑफ एस्चार एंड द रिजर्वॉयर, व्हाट रिजर्वॉयर इज देयर फॉर दैट डिजीज। दिस टेबल समराइजेस ऑल दीज फीचर्स। इस टेबल को रैंडमली हम लोग मेमोराइज करने की जगह पे लॉजिकली समझते हैं, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बाइटिंग है, बाइट के साथ माइट राइम करता है, एंड बाइटिंग के साथ साथ हम लोग खाने में क्या करते हैं, लिकिंग भी करते हैं। लिक के साथ टिक राइम करता है। सो माइट एंड टिक दे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन बाय बाइटिंग। बाइट करने की वजह से वो क्या करते हैं कि लोकल जो होता है वहां पे वैस्कुलर एंडोथेलियल इंजरी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, नेक्रोसिस होता है, जिसकी वजह से बाइट के साइट पे एस्चार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो एक रेड पेनलेस नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ बाइट इन वैस्कुलर एंडोथेलियम, दैट इज नोन एज एस्चार। तो ये बाइटिंग में ही फॉर्म करेगा, और बाइटिंग आपका सिर्फ माइट एंड टिक कर रहे हैं तो वहां पे ही सिर्फ एस्चर होगा। सो वी कैन से, और जो लाउस है और फ्ली है वो आपका इनोकुलेशन कराता है फिशीज का टू द, जहाँ पे स्क्रैचिंग कर रहे हैं तो डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से इनोकुलेशन हो जा रहा है एंडोथेलियम में, तो इस वाले केसेस में एस्चर फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अब आते हैं वन बाय वन, हम इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले है एपिडेमिक टाइफस। एपिडेमिक टाइफस को याद करने के लिए इफ वी लुक थ्रू द फोर फीचर्स व्हिच इज एजेंट, इसका है आपका रिकेट्सिया प्रोवाजाकी। प्रोवाजाकी पी है, एपिडेमिक में भी पी है, सो वी कैन रिमेंबर थ्रू दैट कि रिकेट्सिया प्रोवाजाकी कॉजेज द
एपिडेमिक टाइफस। वेक्टर इसका पेडिकुलस ह्यूमनस है, अगेन एपिडेमिक में पी है, पेडिकुलस ह्यूमनस विच इज अ लाउस, तो ये भी आपका याद हम लोग कर सकते हैं ऐसे। ये एक बॉडी लाउस है। रिजर्वोयर की बात करें तो दिस मेनली इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस को हम लोग पुरुष से याद कर सकते हैं, एंड मेनली इट ट्रांसमिट्स ड्यू टू पुअर हाइजीन इन अ वेरी ओवर क्राउडेड सेटिंग। तो पुअर विथ पुअर हाइजीन वहां पे ये रिजर्वोयर रहते हैं। रैश का जो इसका पैटर्न है, दिस रैश जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रंक एंड इट स्प्रेड्स टूवर्ड द बॉडी, बट फेस, पाम और इसका सोल जो है दे आर स्पेयर्ड। ये काफी सीवियर डिजीज है, सीएनएस और इसके कॉम्प्लिकेशंस है। और एक और कॉम्प्लिकेशन है विच इज नोन एज ब्रिल जिंसर डिजीज। ये इसका रिलैप्स है जो कि एक्चुअल इन्फेक्शन के काफी सालों के बाद होता है। ये हो गया अबाउट द एपिडेमिक टाइफस। नेक्स्ट वी मूव टू एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस एपिडेमिक टाइफस का ही बहुत ही माइल्ड फॉर्म है। दूसरा है, इसका जो वेक्टर होता है दिस इज रिकेट्सिया, सॉरी द वेक्टर इज जेनोप्सिला चियोपिस विच इज अ रैट फ्ली, और इसका जो एजेंट होता है विच इज रिकेट्सिया टाइफी। रिजर्वॉयर जो होता है जेनोप्सिला चियोपिस एक रैट फ्ली है, तो ऑब्वियसली ये रैट को बाइट करता है, सो रैट में होता है, बट ये बाइटिंग की वजह से नहीं होता। अगेन आई टोल्ड यू कि फ्ली में जो है वो फेशीज में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, और फेशीज जो होता है स्किन में इनोकुलेट होता है इन द वैस्कुलर एंडोथेलियम, जबकि स्क्रैचिंग या बाइटिंग होगा। तो उस केस में ये रैट्स में होता है। ट्रांसमिशन का ये नॉर्मल साइकिल है रैट और फ्ली के बीच में। ऑल्सो रेयर कॉजेज में आपका कैट फ्ली भी आता है। ह्यूमंस आर एक्सीडेंटली कमिंग इन दिस साइकिल। इसका जो रैश है वो एक फेस, पाम और सोल में एब्सेंट होता है जस्ट लाइक एपिडेमिक टाइफस, और ये भी स्टार्ट होता है ट्रंक में, और इसका माइल्ड फॉर्म है, आई टोल्ड यू। अब बारी आती है रिकेट्सियल पॉक्स की। रिकेट्सियल पॉक्स जो होता है इसका एजेंट होता है रिकेट्सिया अकारी। रिकेट्सिया अकारी जो होता है इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसका एक बेस मेन डिफाइनिंग फीचर है विच इज पैथोग्नोमिक। आई कैन टेल यू कि ये रैश जो होता है वो उसका वेसिकुलर पैटर्न होता है। बाकी सारे रिकेट्सियल डिजीज में जो रैश का पैटर्न होता है वो मैक्यूलोपैपुलर होता है, बट इन केस ऑफ दिस रिकेट्सियल पॉक्स ये चिकन पॉक्स के जैसा होता है, जहां से इसका नाम आया है। सो ये वेसिकुलर जैसा होता है, एंड दिस वेक्टर इज माइट। सो ऑब्वियसली माइट इज transmitting by biting. The vector name is Liposinoidus sanguinis। और रैश जो होता है चिकन पॉक्स के जैसा होता है, और यहाँ पे एशा प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग जो रैश है रिकेट्सिया की उसको हम लोग उसकी कारीगरी बोलेंगे तो ये एक अलग कारीगरी है, तो अकारी होता है, उस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, एक नई कारीगरी है। सो रिकेट्सिया अकारी इज द एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद आता है बात रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का। नाम है इसका रॉकी माउंटेन, ये यूएसए के रॉकी माउंटेन्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो एजेंट होता है वो होता है रिकेट्सिया रिकेट्सी। ये सबसे सीवियर पोटेंशियली फेटल डिजीज है। रिकेट्सिया का सबसे लीडिंग नाम जो है जहाँ पे बहुत फेटल रेज हो रहा है वो है रिकेट्सिया। तो ये दोनों नाम में इसका रिकेट्सी ही है, रिकेट्सिया रिकेट्सी। वेक्टर इसका टिक है, टिक ट्रांसमिट्स बाय बाइट। अलग अलग टाइप के टिक्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। रिजर्वॉयर इसका टिक भी होता है और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। रैश जो होता है इसका रैश होल बॉडी में होता है, पाम्स और सोल्स में भी प्रेजेंट होता है, और बाइटिंग की वजह से आई टोल्ड यू एशर भी प्रेजेंट होगा। आर से हम लोग याद कर सकते हैं रेज, रेज मीन्स मोस्ट फेटल, तो इसके नामों में आर बहुत आ रहा है। ठीक है, अब बारी आती है इंडियन टिक टाइफस की। सॉरी, इंडियन टिक टाइफस जो होता है वो ट्रांसमिट होता है आर कोनोरी से। ओके, इसका जो वेक्टर है वो होता है रिफीसिपैलस सैंगुइनस। ठीक है, इसका जो रैश होता है चूंकि ये बाइट से होता है, टिक बाइट से होता है, तो एशआर प्रेजेंट होगा, होल बॉडी में रैश होगा, पाम्स और सोल्स में भी प्रेजेंट होगा, और ये मॉडरेटली सीवियर होता है। सबसे ज़्यादा सीवियर हुआ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, और फिर उसके बाद बारी आती है एपिडेमिक टाइफस की। ये दो जो है वो काफ़ी सीवियर होते हैं, रेस्ट ऑल आर द माइल्डर फॉर्म्स। आई होप दिस टेबल इज लॉजिकली क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब जो आती है नेक्स्ट बारी आती है इस डिजीज़ के पैथोजेनेसिस के बारे में। सो ये हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। जो पैथोजेनेसिस होता है रिकेट्सिया का, इट इज़ मेनली बेस्ड कि ये आपका सिस्टेमिक डैमेज की वजह से होता है। इसका टारगेट होता है वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में इसको एंटर करना है और ये एंटर करता है ईदर बाय बाइटिंग और बाय फेशियस कॉन्टैमिनेशन एंड स्क्रैचिंग ऑफ द वुंड। वहाँ से ये एंडोथेलियल सेल्स में जाता है। एंडोथेलियल सेल्स में जाने के बाद, इन्वेजन करने के बाद वहाँ पे सेल इंजरी होती है और आपका ये सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ये क्या करता है, उस सेल के एपोप्टोटिक मैकेनिज्म को हैक कर लेता है, उस सेल को डाई नहीं होने देता, एपोप्टोसिस नहीं हो पाता उस सेल का, तो ये ना इंटरसेल्युलरली सर्वाइव भी करता है, उस सेल को जिंदा भी रखता है। जो इन्फेक्टेड सेल्स है बट दे विल रिलीज साइटोकाइन्स विच आर प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। तो IL-1, IL-6, TNF ये सारे रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से जो भी इनके मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो होते हैं फीवर, सिस्टेमिक सिम्टम्स जैसे ब्लड वेसल्स का जब डैमेज होगा तो वैस्कुलाइटिस होगा। वैस्कुलाइटिस की वजह से सेल लाइसिस हो जाएगा, सेल लाइसिस, एंड दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। वंस दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम दे टारगेट मल्टीपल ऑर्गन ब्लड वेसल्स। चूंकि ये सब एंडोथेलियम को टारगेट करेगा तो हर इन जो ऑर्गन है उनके जो एंडोथेलियम है उनको ये टारगेट करेगा। मल्टीपल ऑर्गन डिजीज होगा। मल्टीपल ऑर्गन डिजीज में क्या आएगा कि आपका एशिया तो वहाँ बाइट साइड पे होता है, दूसरा है रैश आएगा, आपका सिस्टमिक इलनेस होगा, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, हाइपोटेंशन, मल्टीपल ऑर्गन फेल इन्वॉल्वमेंट, सीवियर डिजीज होगा, सीवियर वैस्कुलाइटिस होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, शॉक, ARDS, AKI, CNS इन्वॉल्वमेंट भी होगा। इट कैन ऑल्सो बी फेटल इफ अनट्रीटेड। सो द मेन स्टे फॉर सेविंग द लाइफ इज अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली ट्रीटमेंट। लैब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे रिकेट्सियल इन्फेक्शन का? तो लैब डायग्नोसिस में मेनली हम लोग सेरोलॉजिकल बेसिस है इसके लैब डायग्नोसिस का, और देयर आर मेनी नॉन स्पेसिफिक वेज टू डायग्नोस इट। मेन स्टे सेरोलॉजिकल है। सेरोलॉजिकल में भी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक दोनों आता है, ठीक है। जो नॉन स्पेसिफिक है वो है व्हील फेलिक्स टेस्ट। व्हील फेलिक्स टेस्ट जो होता है दिस इज अ हेटेरोफाइल ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें आपका रिकेट्सियल एंटीबॉडी अगेंस्ट द प्रोटियल एंटीजन इफ प्रेजेंट दे आर एग्लूटिनेटेड, और अलग अलग डिजीजेज में अलग अलग एंटीजेंस रिएक्ट करते हैं। तो मेनली जो एंटीजेंस यूज होते हैं प्रोटियल का वो होता है OX19, OXK, OX2। ये प्रोटियस का नॉन मोटाइल स्ट्रेन होता है। OX19 और OX2 अगर एग्लूटिनेट कर रहा है और टाइटर 1:80 से ज़्यादा है आफ्टर 5 to 7 days ऑफ द फीवर, तो ये एपिडेमिक टाइफस हो सकता है या एंडेमिक टाइफस हो सकता है। OX19 सिर्फ कर रहा है तो वो रॉकी माउंटेन फीवर हो सकता है। OXK कर रहा है तो वो स्क्रब टाइफस हो सकता है, और अगर नेगेटिव है तीनों ही एंटीजन के लिए एग्लूटिनेशन, तो वो रिकेट्सियल पॉक्स हो सकता है, क्यू फीवर हो सकता है, अर्ली शियोसिस हो सकता है, या बार्टोनेलोसिस हो सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो एक बहुत ही अनकॉमन, जो कि अब यूज नहीं होता, विच इज यूजिंग द गिनी पिग्स। गिनी पिग्स में क्या करते हैं, गिनी पिग्स में क्या किया जाता है कि उनके स्क्रॉटल मतलब सॉरी उनके इंट्रापेरिटोनियल में इनोकुलेट किया जाता है। जो मेल होते हैं उनमें रिकेट्सिया को इनोकुलेट किया जाता है, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन है उससे उसका सेरम लेके इनोकुलेट करते हैं। जो स्पेसिमेन है उसको इंट्रापेरिटोनियली इनटू अ मेल गिनी पिग इनोकुलेट किया जाता है आफ्टर 3 to 4 weeks। स्क्रॉटल निग्रोसिस अगर हो रहा है तो ये रिकेट्सिया रिकेट्सी हो सकता है। रिकेट्सिया रिकेट्सी विच कॉजेस द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अगर सिर्फ फीवर है, कोई टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो रिकेट्सिया प्रोवोज़ा हो सकता है विच कॉजेस द एपिडेमिक टाइफस। फीवर है प्लस ट्यूनिका रिएक्शन पॉजिटिव है। ट्यूनिका रिएक्शन पॉजिटिव मतलब कि टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ये रिकेट्सिया टाइफी हो सकता है, रिकेट्सिया कारी हो सकता है, या रिकेट्सिया कोनोरी हो सकता है।
ये हो गए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। जो इसका स्पेसिफिक टेस्ट है एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वो होता है आपका इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे, वो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ये रेफरेंस सेरोलॉजिकल टेस्ट है फॉर कंफर्मेशन के लिए। एंटीबॉडीज हैं 7 to 10 डेज के बाद अपीयर होते हैं। टाइटर सिग्निफिकेंट होगा 1:64 का। इसकी सेंसिटिविटी जो रहती है इस टेस्ट की वो 94 to 100% है और स्पेसिफिसिटी 100% है। पेशेंट के सेरम को एंटीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, फ्लोरेसेंस चेक करते हैं। सो दिस इज इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। एलाइजा को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग को डायग्नोज करना है विद इन 1 वीक ओनली, और ये जो है वो IgM एंटीबॉडी को डायग्नोज करता है। सो दीज आर द टेस्ट। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो जो जीन इनकोडिंग टेस्ट है, मॉलिकुलर टेस्ट विच आर PCR, तो ऐसे टेस्ट में हम लोग जो टारगेट जीन है जैसे कि जीन इनकोडिंग द मेजर सरफेस एंटीजन विच इज 56 किलो डाल्टन, 56 किलो डाल्टन, 47 किलो डाल्टन, 16 srRNA या फिर OMP विच इज आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जीन्स, ये सारे जीन्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हीट शॉक प्रोटीन 16 किलो डाल्टन प्रोटीन, तो ऐसे सब जीन्स को हम लोग टारगेट करके भी डायग्नोज कर सकते हैं वाया PCR। सो दीज आर द मेथड्स फॉर डायग्नोसिंग rickets cell infection. Moving on to the treatment. जो इसका ट्रीटमेंट है दिस इज़ वेरी सिंपल। जो फर्स्ट चॉइस है ट्रीटमेंट का वो होता है डॉक्सीसाइक्लिन। अगर डॉक्सीसाइक्लिन के लिए कोई एलर्जी है, इफ दैट इज डिटेक्टेड देन क्लोरामफेनिकोल इज यूज्ड। सो फर्स्ट इज D एंड आफ्टर दैट इज C। प्रिवेंटिव मेजर जो है वो ये है कि हम हाइजीन मेंटेन करें, ओके, वेक्टर्स का कंट्रोल करें, जो उनके रिजर्वॉयर हैं उनका कंट्रोल करें विच आर द वाइल्ड एनिमल्स। सो दीज आर ऑल this police. I hope this slide will help you remember it, that from lice it is transmitted by the poop. Thank you. Have a nice day.